गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। हम लोग ठोस अवस्था में आज छठा लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले जो पांचवा लेक्चर स्टडी किया, उस पांचवें लेक्चर में हमने पढ़ा, जो यहाँ त्रिविमी की बात करने वाले हैं, उससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि द्विविमी क्रिस्टलीय जालक में संकुलित भाग अर्थात अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान कैसे निकाला जाता है। आज बात करने वाले हैं कि त्रिविमीय जो 3D क्रिस्टल हैं, उनमें उनके अवयवी कणों द्वारा किसी भी एकक कोष्ठका में कितना स्थान घेरा गया। अब अगर हम वो भाग के रूप में निकालेंगे कि एक भाग में से कितना भाग घेरा गया, तो उसको हम लोग संकुलित भाग बोलने वाले हैं। लेकिन अगर उसकी हम क्षमता की बात करें, कैपेसिटी से, तो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि कितना भाग, कितनी क्षमता है कि अवयवी कणों द्वारा जो घेरी गई हो वो 100 में से निकालते हैं, और जब भाग की बात आती है तो वो 1 से निकालते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताया था कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल, अर्थात संकुलित भाग इज इक्वल रैंक को कहते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स। अर्थात इसका मतलब है कि जो आपके पास एकक कोष्ठका दे रखी है, उस एकक कोष्ठका में प्रभावित परमाणुओं की या अवयवी कणों की संख्या कितनी है वो, और अवयवी कण चूंकि हम उसे परमाणु मानते हैं अर्थात एक एटम मानते हैं, और वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल, इसलिए उसका जो आयतन है एक पार्टिकल का वो लगाया जाता है। तो 4/3 पाई आर क्यू। जैसे मुझे इस दीवार की बात करनी है मेरे पास, मैं इस दीवार की बात करता हूँ कि इस दीवार में हमें ये निकालना हो कि इस दीवार में ईंटें जो लगी हैं उन ईंटों द्वारा कितना स्थान घेरा गया। तो कैसे निकालेंगे? अगर अपने को ये पता है कि उसमें कितनी ईंटें लगी हैं और एक ईंट का आयतन पट, सेम उसी तरीके से रैंक का मतलब क्या है कि कितनी ईंटों से मतलब परमाणुओं की संख्या, और एक ईंट का आयतन, इसका मतलब जो ईंट बोल रहा हूँ वो यहाँ गोल है और गोलाकार, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये ध्यान रखना, जो आर वर्ड आ रहा है, ये आर उस गोले की त्रिज्या है जो अवयवी कण है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका मतलब एकक कोष्ठका का आयतन। अब एकक कोष्ठका के 3D में मैंने 7 टाइप बताए थे, 7 टाइप्स से क्लासीफाई किया था, तो 7 टाइप्स बताए थे। उन 7 टाइप में से कोई सा भी हो सकता है, बट अपने सिलेबस में, अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में केवल हमें क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब घनीय एकक कोष्ठका पढ़नी थी। और घनीय एकक कोष्ठका में जब मैं कंट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताई थी अपने सिलेबस में 3 है मेन रूप से। पहला रहेगा, इसकी बात करेंगे सिंपल, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी। तो हम लोग पहले सिंपल की बात करते हैं, जिसे कहते हैं आद्य या सरल। हम पहले बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी की, इस तरीके से। पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है। इसका मतलब है, ये पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब संकुलित भाग इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है आद्य या सरल एकक कोष्ठका में संकुलित भाग कितना है वो निकालना है। फॉर्मूला सेम। अब सबसे पहली बात आती है कि एक्चुअली है क्या चीज़। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने बताया था कि ऐसे यूनिट सेल या ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण उसके केवल और केवल कॉर्नर पर, अर्थात प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जिसका अगर हम डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो डायग्राम जो बनेगा बेटे वो इस तरीके से बनेगा। इसमें जो अवयवी कण हैं वो इसके प्रत्येक कोने पर उपस्थित हैं, और इसके बेटे कोने होते हैं 8। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो वहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। अब जब समझ में आती है बात तो रैंक हम आसानी से निकाल सकते हैं। रैंक का मतलब क्या है कि रैंक आसानी से अभी बताता हूँ कैसे निकालेंगे। बात करेंगे दूसरी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल जो है एक्चुअली इसमें क्या बताया मैंने, घन है। अब घन का जो आयतन है वो कैसे निकालते हैं? घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 या कोर की पावर 3। अब यहाँ वो जो भुजा है, सबसे पहले ए और आर का रिलेशन उसके बीच हमें चाहिए, क्योंकि ये भुजा तो हो गई ए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविकता में ये कांटेक्ट में है या नहीं। तो हम ये जानते हैं कि ये कांटेक्ट में है। कैसे कांटेक्ट में है उसको हम यहाँ समझ सकते हैं।
पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड है। अगर ये आर रेडियस है, ये बेटे पहली लेयर है जिसका नाम होता है लेयर ए। ध्यान रखना ये ए लेयर है, ये सबसे नीचे रखी वाली जो ए लेयर है वो है। तो यहाँ ये दोनों कांटेक्ट में थे, इसकी रेडियस आर है और ये पूरी कोर ए है। तो यहाँ मैं रिलेशन की बात करूँ अगर संबंध की, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर वो हमें हर बार निकालना पड़ेगा। अगर ए आर में रिलेशन नहीं निकालेंगे तो ये वैल्यूज़ कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे तो हम लोग आसानी से इसके बीच पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर तो मैंने बताया ये पूरी कोर है जिसको भुजा कहते हैं, एज कहते हैं। तो जो एज लेंथ है ए और आर, इसके बीच रिलेशन आ जाएगा बेटे ए इज इक्वल टू आर। लेकिन हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अर्थात एकक कोशिका का आयतन चाहिए। और एकक कोशिका का आयतन चूंकि ये कैसी है? घनीय, तो हम घन का आयतन कैसे निकालते? तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान रखना आप लिख सकते हैं एकक कोशिका का आयतन, और एकक कोशिका है घन के रूप के, घन का आयतन होता है ए क्यू, और ए और आर के बीच रिलेशन निकालना हमने 2r। तो 2r का जो होल क्यू करोगे तो ये बन जाएगा 8r3। ये हमारी पहली बात वॉल्यूम के रूप में आ गई। 4/3 पाई आर क्यू। अब बात करेंगे रैंक की। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं। ये मैंने बनाया है, ये लेयर ए है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3D में, पहले मैंने 2D में आपको बता दिया है किस किस प्रकार से आ सकता है। ये ए है। दूसरी जो लेयर है बेटे वो ये है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से। ये दूसरी लेयर है जो इसके ऊपर रखी जाती है, तब जाकर के ये क्यूब बनता है। ये भी सेम एक ही तरह है, तो दोनों लेयर एक जैसी हो जाएंगी। ये बी लेयर है, लेकिन बी कैसी है? ए जैसी है, इसलिए इसका जो नाम पड़ेगा वो ए बी के रूप में भी पढ़ सकता है। अर्थात क्वेश्चन ए करके अगर आएगा तब भी आपको यही बताना है। अगर 3D में ए करके पूछा तो समझ लेना वो सिंपल की बात कर रहा है। ठीक, बात कर रहा था रैंक की। तो सेकंड वन हम लोग बात करेंगे, ये रिलेशन था फर्स्ट। सेकंड है रैंक। रैंक आप लोग जानते हैं कि जो अवयवी कण है वो प्रत्येक कोने पर प्रेजेंट है, और जब भी कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पर होता है, मैंने लिख दिया एट एवरी कॉर्नर। आप जानते हैं एवरी कॉर्नर का मतलब प्रत्येक कोने पर, और प्रत्येक कॉर्नर कितने हैं बेटे? 8। और कोने का कंट्रीब्यूशन पीछे हम सीख चुके हैं, तो इसका मतलब जो जेड था, रैंक था, उसकी वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास रैंक है, वॉल्यूम है, आसानी से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो। बट एक चीज़ मैं और पढ़ा रहा था लास्ट बार, तो मैंने आपको बताया था एक वर्ड जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या का मतलब क्या है? किसी भी अवयवी कण, अगर हम पर्टिकुलर किसी अवयवी कण की बात करें तो उसको टच करने वाले या उसके जो जितने नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात समन्वय संख्या या उपसर्जन संख्या के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैं किसी की बात कर लेता हूँ, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ कि ये पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया दोनों कांटेक्ट में है, तो जब ये कांटेक्ट में है इसके ये वाला, और इसके पीछे जो यूनिट सेल होगी वहाँ वो पीछे भी उसको टच कर रहा होगा। इसका मतलब है ये पार्टिकल जिसको भी टच कर रहा है और सामने टच कर रहा है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है क्योंकि ये नीचे है, तो दोनों छू रहे होंगे क्योंकि क्यूब है। जब यहाँ टच कर रहा है तो ये भी कांटेक्ट में होंगे। जब ये इधर कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर यूनिट सेल होगी एक, वहाँ ये आपस में कांटेक्ट में होंगे। यस और नो? अब अगर मैं ये बात कर रहा हूँ ये भी आपस में कांटेक्ट में है, जब ये कांटेक्ट में है तो एक इस और होगा जो यूनिट सेल है उसको भी कांटेक्ट में करेंगे। बट 3 और 3 6 ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर आप ये सोचें कि ये पार्टिकल्स इसको टच कर रहा है या इसको इनमें से किसी एक को टच कर रहा है तो किसी को भी टच नहीं कर रहा, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटे वो हो जाएगा 6। अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की, कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब संकुलित भाग कैसे निकालेंगे। तो वैल्यूज लगाएंगे रैंक 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप इस एकक कोष्ठक का आयतन निकाल चुके हो 8r3। r3 से r3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 4/3 इंटू 8, ऊपर आएगा बेटे पाई
और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। आप देख रहे हैं 4 2 जा 8, 2 11 जा 22। अब ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 21। आपस में कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.524। इसका मतलब है उस अवयवी कण द्वारा एक यूनिट सेल में जो स्थान घेरा गया है वो है 0.524। ध्यान रखना, एक का इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आधे से कुछ ज़्यादा भाग उसका ऑक्यूपाइड किया गया, घेरा गया। अगर यहीं से वॉइड फ्रैक्शन पूछता या बैकेंड फ्रैक्शन खाली जगह, तो वो निकल आता 1 - 0.524, घटाते तो 0.476। ये इसका वॉइड फ्रैक्शन, इसका मतलब खाली स्थान वाला भाग आ जाता। अब बात कर रहा हूँ मैं पैकिंग इफिशियंसी की। इसका मतलब संकुलित क्षमता जब भी पूछेगा तो मैंने बताया क्षमता निकालते हैं, तो क्षमता निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 524 × 100, इसका मतलब है 52.4%। ये पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी, इसका मतलब संकुलन क्षमता आ गई। अगर ऐसे वॉइड इफिशियंसी खाली स्थान पूछा कि कितना खाली स्थान होगा, उसको निकालने का तरीका ये है कि 0.476 इसको 100 से मल्टीप्लाई करो या 100 में से सीधा इसको माइनस करो, तो ये आएगा 47.6%। उसमें खाली रहेगा इसमें स्थान जो होगा वो, और जो घेरा गया स्थान है वो 52.4% होगा। इस बात को हम सब ने समझना है। ये बात थी बेटे 3D में सिंपल वो जब यूनिट सेल था। अब बात कर रहा हूँ मैं दूसरी, जब वो BCC में आता है या FCC की बात कर लेते हैं किसी एक की, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं FCC की, लेकिन ध्यान रहे इसको ठीक से 1-2 बार करके देखने की आवश्यकता है, इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड की दृष्टि से इसको नोट करने की आवश्यकता भी है। तो आप आसानी से इजीली वे में NCERT में क्वेश्चंस भी दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को इसके बेस पर आराम से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं FCC की, जिसको कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका। इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका में संकुलित भाग कैसे निकालेंगे, फिर संकुलन क्षमता। चलिए बात कर लेते हैं पैकिंग। अभी जो हम बात कर रहे हैं FCC की, एक्चुअली FCC है क्या, फेस सेंटर। इसका मतलब ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसी घनीय एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण उस घनीय एकक कोष्ठका के प्रत्येक कोने पर तथा उसके फलक के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। मैं ये पीछे ठीक से समझा चुका हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा ठीक से। इस तरीके से आपके पास, तो यहाँ प्रत्येक कोने पर तो होंगे ही अवयवी कण। अब इस कोनों के बाद उसके जो 6 फलक बचते हैं, उन सभी 6 फलकों पर, जिसे फेसिस सेंटर कहते हैं, एक पार्टिकल्स यहाँ छत पर जो सीलिंग है उस पर, एक ग्राउंड पर, एक इस साइड में होगा, एक इस तरफ वाले सेंटर पर होगा। अब ये 4 हो गए, बचे 2, एक पीछे वाली दीवार पर और एक सामने वाली पर। ये सामने वाली दीवार है, इस पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और एक पीछे वाली दीवार पर। इस तरीके से टोटल मिला करके अपने पास जो लैटिस पॉइंट हो जाते हैं वो 14 हो जाते हैं, और इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब बात करेंगे, अभी फॉर्मूला था उसमें अपने को रैंक निकालनी थी, तो रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझते हैं। रैंक निकालने के लिए बताया था एवरी पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं एट एवरी कॉर्नर्स, प्लस एवरी फेस सेंटर। जितने भी फलक के केंद्र उन पर भी उपस्थित है, और प्रत्येक कॉर्नर पर। कॉर्नर थे 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, और फलक थे बेटे 6, और फलक
इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 2 3 जा 6 और 8 बन जाए 8, तो 3 और 1 4। ये वैल्यू आ गई बेटे जेड जो रैंक है उसकी। अब बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद दूसरी बात आती है कि हम अभी बात थी 4/3 पाई आर क्यू, नीचे वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए ए और आर में रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जब ए और आर के रिलेशन की बात करेंगे तो अपने को पता है ये क्यूब है, बट अब आप देख पा रहे हो क्योंकि ये इसके फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, फलक के केंद्र पर, तो वास्तविकता में ये कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब आपस में टच नहीं कर रहे, तो मैं लिख रहा हूँ कि नॉट इन कांटेक्ट। जब ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं छू पा रहे, लेकिन फलक केंद्र की बात है, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि ये तीनों तो आपस में कांटेक्ट में है। ये वाले पार्टिकल, अगर इस पे एक फलक को बनाने की बात करूं तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ ये वाले तीनों पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में है। जब ये तीनों कांटेक्ट में है तो थोड़ा समझें, ये बेटे रेडियस आर है, ये आर है, और आर ये और आर ये, तो 2r पूरी हो गई, टोटल मिला करके 4r हो गई, जिसको हम लोग फेस डायगोनल कहते हैं। इसका मतलब ये विकर्ण कहलाएगा, लेकिन फलक विकर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये कोर है ए, और ए ये है, यहाँ से यहाँ तक ए है और ए ये है, और ये हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये निकालते हैं तो ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण होता है भुजा √2। अगर ये स्क्वायर लेंगे तब भुजा √2, वैसे निकालेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल ये। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ए आर रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल, सामने वाली आर और 2r, और तो ये कितनी हो जाएगी बेटे 4r का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल 4 चौक 16r स्क्वायर। अगर रिलेशन निकालेंगे तो ए इज इक्वल आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8r स्क्वायर, और ए की वैल्यू निकालेंगे तो 8r स्क्वायर पे अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2√2r। ये बेटे ए की वैल्यूज़ आ गई। अगर हम यहाँ से बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, क्योंकि अपने को आयतन चाहिएगा, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे ठीक से समझ लें। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर हम इसके यूनिट सेल के वॉल्यूम की बात करते हैं तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए ए क्यू होता है, और ए की जगह ये वैल्यूज़ है 2√2r, इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और √2 8 दूनी 16√2 r3। आराम से आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 16√2 r3 ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास तीसरी बात आती है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। थोड़ा ठीक से समझना तब समझ में आ पाएगा, अदरवाइज आपने सोचा कि वैसे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। देखिए ये 4 पार्टिकल्स हैं, इनको ये टच कर रहा है, हम जानते हैं, बट अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा ठीक से समझे कौन कौन से आपस में कांटेक्ट में होते हैं। ये जो 4 दीवार दिख रही हैं इस तरीके से, ये चारों आपस में कांटेक्ट में, किसके, मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना ऊपर सीलिंग वाले की। ये जो बीच वाला है, जो बीच में पार्टिकल ये प्रेजेंट है, ये इन चारों के कांटेक्ट में है और इन 4 के कांटेक्ट में। सेम ऐसे ही यूनिट सेल एक इसके ऊपर होगी, तो उस 4 जो फलक होंगे, बीच वाले जो दीवार हैं, उन दीवारों के फलकों पर, जो फलकों के केंद्र पर पार्टिकल प्रेजेंट है, वो इस वाले के कांटेक्ट में होगा। इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। प्रैक्टिकल करके देखना तब आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है। अब बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल होता है, फॉर्मूला था मैंने बोला रैंक इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और जो यहाँ यूनिट सेल है वो कैसी है, क्यूबिकल है, तो रैंक की वैल्यू होगी बेटे 4, और ये फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यू बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम है 16√2
आर क्यू से बेटे आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे 4 चौक 16 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7। ये 3 ये था, 16 ये है और √2, 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, ये √2 है, 7 21 है, जो 22, 3 7 21 और √3 की वैल्यू है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 0.74। ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया एफसीसी के लिए, ध्यान रखना मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी की बात करोगे, संकुलित क्षमता, तो संकुलन क्षमता हो जाएगी 0.74 इंटू 100। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 74%। इसमें पैकिंग पार्ट्स है और जो वॉइड पार्ट है तो वॉइड एफिशिएंसी हो जाएगी 100 में से माइनस करोगे 74 को तो बनेगा 26%। ये 26% खाली जिसको बैकेंड या एमपीटी प्लेस कह सकते हैं, एमपीटी एफिशिएंसी है, और ये पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता। आप बात करेंगे, ये पैकिंग फ्रैक्शन था। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बात कर रहा था मैं कुछ इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद यहाँ क्योंकि होल्स बनते हैं, उन होल्स को कैसे समझेंगे। अब यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट इसमें कौन कांटेक्ट में था और कैसे ये अरेंज हो रहे थे तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो पहली लेयर थी मैंने आपको ये बना दी। अब जो लेयर्स हैं इनको समझने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम और लेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, जिसको बाद में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। थोड़ा चीज़ को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि किस तरीके से है 3D सिस्टम एफसीसी में। देखिए पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड थे। इस तरीके से अरेंज थे। अब पार्टिकल्स एक यहाँ था, एक यहाँ था ऐसे, एक यहाँ था, एक पार्टिकल्स यहाँ था पीछे वाला, और एक यहाँ था। ये वाला पार्टिकल्स इधर था, ऐसे पार्टिकल्स अरेंज हो रहे थे। लेयर समझना, ये बेटे पहली लेयर है जिसका नाम है ए लेयर। क्यूब को तिरछा करके रखना है नहीं क्यूब, अगर होता तो मैं निश्चित तौर से समझा पाता। जैसे चौक का डब्बा है, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तब ये जो नीचे वाला है ये लेयर ए बन जाएगी, ठीक। अब ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये 3 ऊपर हैं, ये 2 वाले जो पार्टिकल्स हैं 3 नीचे हैं, तो कैसे अरेंज है थोड़ा देखें। ये जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से है, ये इसके कांटेक्ट में था एक्चुअली ये वाला, और इसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ ज़्यादा बन गया है, नहीं तो यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। थोड़ा समझें, ये पार्टिकल्स ऐसे है, इस तरीके से ऐसे था ये पार्टिकल्स, और ये ऐसे। ये दूसरी लेयर है। तीसरी लेयर की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से जाएंगे, नो थोड़ा दूर दूर हो गया है, ऐसे समझ लीजिएगा इसको सिंपल डायग्राम की फॉर्म में। जो नीचे वाला पार्टिकल्स था वो ये है, उसके बाद दूसरी जो लेयर थी वो इस तरीके से थी, पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो रहे हैं। जो सी लेयर है वो ऐसे है, ये लेयर ए है। लेयर ए और लेयर डी दोनों इक्वल हैं। ये जो लेयर है इसका नाम था लेयर बी, और जो ये लेयर है इसका नाम है लेयर सी। तो ये जो लेयर बन रही हैं इसके हिसाब से जो इसका नाम बनेगा वो आएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर उसके बाद लौट करके फिर ए आएगी,
फिर बी आएगी, फिर सी आएगी। इस तरीके से ABC के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इसमें एक पॉइंट्स और है और हमारे पास थोड़ा सा टाइम और बाकी है। इसको आगे जब भी ये आएगा तो आपको CCP के नाम से भी आएगा। अगर CCP या FCC लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा CCP इसका मतलब है क्लोज्ड क्यूबिक या क्यूब पैकिंग के नाम से होगा। ध्यान रखना CCP को इसी नाम से जानते हैं, या FCC लिखा हुआ है या CCP लिखा हुआ है, किसी तरीके का होता है तो CCP या FCC दोनों को इसी नाम से जानेंगे। इस बात का हम सभी ने ध्यान रखना है। CCP या FCC अगर किसी प्रकार से रहता है तो इस तरीके से। अब हमारा एक रह जाता है BCC। अगर आप कोशिश कीजिएगा उसे सेल्फ से करने का प्रयास कीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स रहता है तो निश्चित तौर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हम तीसरे लेक्चर में आपको ज़रूर बताएंगे। जो 7वां लेक्चर पढ़ेंगे वो 7वें लेक्चर में बताएंगे। इस चैप्टर में भी थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं, नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप निश्चित तौर से पूछ लीजिएगा। ठीक।